डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कल जो है बहुत ही अहम केस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की भी समाअत हो रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और खत्ते के जो हालात हैं इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब तो आज या कल किसी वक्त भी उनकी रवानगी है लंदन से। सही। और अब तक जो बताया जा रहा है वो ये कि पहले वो कतर जाएंगे, कतर से फिर सऊदी अरेबिया और फिर उसके बाद वाज़ेह नहीं कि किन ममालिक में जाएंगे, लेकिन ये कि वो 21 तारीख को पाकिस्तान पहुँचेंगे। अभी तक ये इतना है। दूसरा ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुबह 9:30 बजे लाइव दोबारा बराह रास्त जो समाअत है वो होगी। तमाम जज साहिबान बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के और इस बात की कवी इम्कानात हैं कि कल ही फैसला कल ही समाअत ख़त्म हो जाए इस फैसले की, और फैसला या तो सुना दिया जाए या महफूज कर लिया जाए, और महफूज करने के बाद वो किसी वक्त भी सुना दिया जाए। और फैसला क्या आता है, ज़ाहिर है हमें इल्म है इस बात का कि ये कौन से केसेस हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के इख्तियारात और उसके बाद जो बेंचेस बनते रहे माजी में, तो ये बहुत अहम मुकदमा है। फुल कोर्ट इसमें बैठा हुआ है और ये बात बहुत अच्छी जो फाइज साहब ने आते कही कि वो जो भी बात हो रही है वो सारे लोग जो है वो दलाइल भी सुन रहे हैं और उनके सवाल और जवाब, तो एक बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। अब जहाँ तक बात ये है कि इर्द गिर्द जो हो रहा है उसका असर पाकिस्तान पे क्या होने जा रहा है, तो पाकिस्तान पे असर तो बहुत बड़ा होने जा रहा है। एक तो ये कि आज 8 अक्टूबर, और आज जो है वो 8 अक्टूबर का दिन हमेशा एक अलमिया के तौर पे याद रखा जाता है पाकिस्तान में 2005 का ज़लज़ले के हवाले से। और अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए उन लोगों के। वो ज़लज़ले में काफ़ी दिन वहाँ गुजारे और देखा जो भी कुछ हुआ उस दौरान वहाँ पे। और इसी दौरान जो है वो पिछले 24 घंटों में अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया है मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो वहाँ पे 2000 लोग अपनी जानों से गए हैं अफ़गानिस्तान में। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको ये जो मुसीबत की घड़ी है हम अपने अफ़गान भाइयों के साथ हैं। 2000। अच्छा, तो ये तो अब अच्छा बाकी जो मामलात हैं कि पाकिस्तान पे क्या असर होने जा रहा है इसका, ये शोले तो बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, जो कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ी थी। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी अपने हवाले से एक बात करके फिर मैं आगे निकलता हूँ इस पर तज़िया। मैंने जब ये मशरिक़ वुस्ता और जंगों को कवर करना शुरू किया आज से 20-21 साल पहले, तो मैं इस अरसे में ज़ाहिर है बेशुमार मीडिया के लोगों से, या जो थिंक टैंक्स में काम करते हैं, या जो सफारतकार हैं, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या इवन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग हैं, वो भी आपको, या सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग हैं, वो आपको रोक लेते हैं, आपसे बात करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ा। लेकिन अब जबकि ये जंग छिड़ी है बड़ी, तो मैं जिस शख्सियत ने इस तमाम अरसे में, जिनको मैंने अपना उस्ताद कहा पब्लिकली और समझा, और ये मशरिक़ वुस्ता के हवाले से, और उनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा, वो जो हैं वो ना वो अरब थे सही, और ना वो मुसलमान थे, और उन्होंने मुझे मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका और कुछ हद तक यूरोप, लेकिन मशरिक़ वुस्ता ज़्यादा, और मशरिक़ वुस्ता के साथ फिर ये जो शुमाली अफ्रीका, ये उन्होंने मुझे जिस तरह समझाया, मैं वो मेरी हमेशा यादों में रहेंगे। सही। और बहुत बड़ी शख्सियत थी, और मुझे यकीन है इस बात का कि उनको हज़ारों या शायद लाखों लोग उनको जानते हों। लेकिन मैं जब 2020 में उनका इंतकाल हुआ तो मैंने उस पर ट्वीट भी किया कि मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, मेरे जो हैं वो मुझे बहुत कुछ सिखाने वाले दुनिया से चले गए। इनका नाम था रॉबर्ट फिस्क। अच्छा, रॉबर्ट फिस्क जो हैं, ये ट्वीट मेरा, मैं अपना ही ट्वीट आज देख रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे रॉबर्ट फिस्क बहुत शिद्दत से याद। मैं एक टेलीफोन उठाता था और ये जहाँ भी होते थे कहते थे इधर आ जाओ। बड़ी ज़बरदस्त शख्स, जहाँ भी होते थे, कहीं बैरूत में होते थे, कहीं दमिश्क में होते थे, मुझे कहते थे यहाँ से यहाँ पहुँचो। तो मैं कहता था कैसे पहुँचूँ? कहते वो फलाना आदमी है, वो टैक्सी में या तुम्हें उठाएगा, पिक करेगा, और तुम बस उससे कहो वो यहाँ पे। तो रॉबर्ट फिस्क जो है ये इनका ताल्लुक़ जो है ये तो बरतानिया से था, और ये रॉबर्ट फिस्क जो हैं आज मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा जब कहीं कंफ्यूज होता था
ये फंसता था तो फ़ोन इनको करता था और ये मुझे उसके ऊपर अवेलेबल होते थे और ये मुझे बताते थे कि क्या हो रहा है। ये होता है ना, एक कॉल पिक करें और आप समझ लें पूरा सिनेरियो। अच्छा, ये रॉबर्ट फिश जो है ये इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। ये 1976 से 1976 में जब खाना जंगी हो रही थी लेबनान में, तो ये उसके बाद वहाँ रुक गए। पूरी खाना जंगी इन्होंने कवर की और उसके बाद कोसोवो की वॉर इन्होंने कवर की, उसके खलीजी जंग कवर की। लेकिन ज़्यादा जो लोग इनको पाकिस्तान में जानते हैं वो इसलिए जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू किया उस वक्त जब उसामा बिन लादेन जो है वो सूडान में थे। सही। तो वो जो इनका सूडान का इंटरव्यू था, वो अभी तक वो एक अखबार जो है वो इंडिपेंडेंट अखबार की एक क्लिपिंग चल रही होती है जिसमें वो जो इन्होंने इंटरव्यू इंडिपेंडेंट अखबार के लिए 1993 में जाके अफगानिस्तान में, ये है वो इंटरव्यू। इंडिपेंडेंट पहले टाइम्स के लिए लिखते थे, फिर ये इंडिपेंडेंट के लिए लिखने लगे। तो ये जो है ये इनका इंटरव्यू, इसकी क्लिपिंग हमेशा चलती है। सोवियत, ये उसामा बिन, ये वो रॉबर्ट फिश लिखा नज़र आ रहा है अगर आप हम देख सकें। तो ये कह रहे हैं कि जी उसामा बिन लादेन ने बड़े स्टाइल से ये सूडान से सूडान में खरतूम से जो बाहर जहाँ पर वो एक अपना कंपाउंड वगैरह बना रहे थे तामीर, तो वहाँ पर ही जाते हुए बड़ा सोना वो एक घोड़े के ऊपर बैठ के उसामा बिन लादेन ने तस्वीर उतरवाई थी इनके साथ, और फिर उन्होंने ये इंटरव्यू इनका शाया हुआ था इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद ये इन्होंने दूसरा इंटरव्यू 95 में किया, फिर 97 में किया। तो ये इस दौरान पाकिस्तान भी आए और यकीनन मैंने कहा ना कि बहुत से लोग इनको जानते होंगे। अच्छा, इनकी किताबें पिटी द नेशन जो है वो तो एक अदालत के फैसले में भी उसका जिक्र हुआ, पिटी द नेशन का। और फिर उसके बाद जो है वो इनकी बहुत सारी किताबें, लेकिन इनकी जो एक किताब जो आखिरी तो नहीं, यानी सेकंड लास्ट जो बुक है, द ग्रेट वॉर फॉर सिविलाइजेशन, अच्छा कॉन्क्वेस्ट फॉर द मिडिल ईस्ट, वो जिन लोगों ने भी मशरिक़ वस्ता को समझना है वो इनकी किताबें ज़रूर पढ़ लें। ख़ास तौर पे जो ये जो ग्रेट वॉरफेयर इनकी किताब है रॉबर्ट फिश की। अच्छा, रॉबर्ट फिश जो हैं उन्होंने एक उनका कोट बड़ा बहुत सारी बातें उनकी, लेकिन एक उनकी जो बात है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट अ वॉर, जंग शुरू करना बड़ा आसान है, बट द मफ्ता यानी अरबी में चाबी को कहते हैं, एज द अरब से द की टू स्विच ऑफ अ वॉर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। इसको जंग को ख़त्म करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, जंग शुरू करना बड़ा आसान है। अच्छा, अब ये जंग शुरू भी आसानी से नहीं हुई, ये जंग शुरू भी मुश्किल से हुई है और ये ख़त्म कैसे होती है हम नहीं जानते। लेकिन अब तक जो हमारे सामने पिछले 24-48 घंटों में मामलात हुए हैं, 1000 लोग मारे गए हैं। 1000 और 1000 लोगों में से कम 650 से 700 इसराइली हैं और 300 के करीब जो हैं, 300 या 310 या 315 या 313 की फिगर आ रही है, वो फ़लस्तीनी हैं। तो ये जो है ये एक मैसिव अटैक जो है वो हुआ है और उस अटैक के नतीजे में एक बहुत ज़्यादा इसराइल की जो कहना चाहिए ना कि पूरा उनका जो इलाके में और दुनिया में कि जी वो टेक्नोलॉजी में आ गए और डिफेंस में आ गए और उनकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो किस तरह काम करती हैं, तो वो सारा जो एक जिसको भ्रम कहते हैं या जो भी उसको नाम दें, तो वो सारा का सारा जो है वो इस पिछले 24-48 घंटों में उसका खात्मा हो गया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और उसका तस्करा करता चलूँ कि इनकी जो डिफेंस इसराइली डिफेंस है, एक तो उसमें हम जानते हैं कि मोसाद है। मोसाद तो वो क्लियर करती है कि जी इनकी मोसाद तो ये देखती है कि वो मतलब डेविड बेंगोरियन ने बनाई और पूरी दुनिया में उसका नाम है, बाहर भी मुल्क से बाहर भी मुल्क के अंदर भी। एक शिन बेत है, ठीक है, एक इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है जिसको अमान कहते हैं, अमान के नाम से। तो ये सारी मिलके फिर, लेकिन मोसाद डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को, नेतन्याहू के अंडर आती है। तो ये इनकी जो है ये इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत अहम है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी जो है ना, जो शिनबेत है, शिनबेत ये करती है कि वो एक एक बंदे के ऊपर 4-4 बंदे लगे होते हैं। यानी गज़ा के अंदर भी अगर उनकी आप मूवीज़ देखें, वादा या बाकी जो नेटफ्लिक्स वगैरह में मूवीज़ हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस कदर बड़े जासूस हैं, प्रॉपर मुखबिर हैं। और ये जो है ये, अच्छा, अमन जो है ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और ये भी बड़ी अहम है।
ठीक है। और इसके बारे में ये 1950 में बनी, कैसे बनी। दूसरी जो है वो ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है, फिर मोसाद है, और मोसाद तो पूरी दुनिया में ज़ाहिर काम करती है, इसकी फिगर्स कितनी है क्या, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। और फिर उसके बाद जो है वो अमन, जो मैंने पहले भी बात की थी कि मिलिट्री। अच्छा, अब लेकिन जो इशू है वो ये है कि ये सारी की सारी एक साथ कोलैप्स कर गई, यानी अमन भी कोलैप्स कर गई, शिनबत भी कोलैप्स कर गई और मोसाद भी कोलैप्स कर गई। ये इनकी जो डिफेंस सर्विसेज हैं एक साथ कैसे कोलैप्स कर गई एक साथ। और वहाँ से 250 बंदा आया है, सिर्फ 250 लोग, और वो मोटरसाइकिल्स पर आए। और उसके बाद उन्होंने वो जो दीवार, एक बहुत बड़ी दीवार है, अगर उसको हम नक्शे में देखें, तस्वीर देखें उसकी दीवार की, तो वो पूरी गज़ा की, ये मिस्र से, यानी ज़ाहिर गज़ा इजिप्ट से लगता है, तो ये वहाँ से शुरू होती है, फिर उसके बाद ये पूरी घूमती हुई गज़ा के गिर्द और ये मेडिटेरियन तक जाती है और वहाँ ख़त्म होती है दीवार। और इसके ऊपर फेंसिंग भी है, इसके ऊपर सेंसर्स भी हैं इसके ऊपर। तो इसको वो कल उन्होंने गिराया, 250 लोग आ गए और अभी तक अंदर हैं, बहुत सारे लोग अंदर ही हैं, यानी वो इसराइल के अंदर ही हैं, अभी तक इसराइल के अंदर ही लड़ाई हो रही है, वो बाहर नहीं गए। और कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों में और किसी तरह से यहाँ से अगवा करके बहुत सारे लोगों को ले गए, जिसमें सिविलियंस भी हैं और जिसमें फौजी भी हैं, और बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब ये दीवार देखें, रेड लाइन है, तो ये रेड लाइन ये शुरू ऐसे होती है, मेडिटेरियन से शुरू होती है, मेडिटेरियन पे ख़त्म होती है, ठीक है। यानी एक तरह से जेल है ना, नो वेयर टू गो। यहाँ से शुरू हुई और ये फिर ऐसे आई, टर्न हुई, गज़ा की पट्टी के गिर्द घूमते 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 ऊपर चली गई, ठीक है। दरमियान में गज़ा है और ये गज़ा, अच्छा, लेकिन और ये फिर ये क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पे ये एक 2006 से बंद है, एक 2008 से बंद है, एक 2010 से बंद है, ये क्रॉसिंग्स बंद है, ये रफ़ा क्रॉसिंग खुली हुई है और इधर एक दरमियान में खुली हुई। लेकिन इशू ये कि इसको तोड़ दिया उन्होंने, इसको भी तोड़ दिया। और उसके साथ जो दूसरी जो बात है वो आए और यहाँ से लोगों को लेकर चले गए। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये, हमास का तो हमने जिक्र किया कल, कि हमास शेख अहमद यासीन ने बनाई और किस तरह उनका इख्तलाफ हुआ। लेकिन हमास से ज़्यादा जो यहाँ पे इस वक्त एक और इशू है, हमास का सिर्फ इशू नहीं है, एक तो ये कि हिजबुल्लाह के साथ भी झड़पें शुरू हो गई हैं। हिजबुल्लाह जो है हम जानते हैं सब, हिजबुल्लाह के बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। हिजबुल्लाह जो है वो लिबनान में मौजूद है और सैयद हसन नसरुल्लाह वहाँ पे